गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे छात्रों। आज हम हिंदी विषय का अध्यापन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी कविता का नाम है छापा, जिसके कवि है ओम प्रकाश, जिनका निकनेम है आदित्य। तो आइए सबसे पहले हम इस कविता के बारे में अल्प सा परिचय जानेंगे और कवि के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कवि के बारे में। जन्म 1936, गुरुग्राम हरियाणा, मृत्यु 2009, भोपाल मध्य प्रदेश। परिचय: ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग के पुरोधा थे। प्रमुख कृतियाँ इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गौरी बैठी छत पर, काव्य संग्रह आदि। प्रस्तुत हास्य व्यंग कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता। देखिए मतलब क्या हुआ है कि यह एक हास्य व्यंग कविता इस कविता को कहते हैं। इसमें आयकर विभाग का मतलब होता है इनकम टैक्स के जो लोग होते हैं, इनकम टैक्स रेट पड़ती है, छापा यानी रेट। तो इनकम टैक्स रेट जो पड़ी है वह उसके माध्यम से आम आदमी की आर्थिक परिस्थिति किस तरह हो सकती है, मतलब रियल में यहाँ कोई छापा नहीं पड़ा, यह एक आम आदमी की जो परिस्थिति होती है वह दर्शाने का हेतु यहाँ पे कवि का है। तो आइए यहाँ पर हम यह कविता पढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से यह कविता दी गई है और इसमें बहुत सारी हंसी भी है। जो इनकम टैक्स के जो ऑफिसर से वह अधिकारी जी है वह कुछ पूछते हैं और लेखक कैसे जवाब देते हैं, वो सारी बातों से हमें बखूबी ढंग से हंसी आती है। तो यहाँ पे मैंने आधी पोयम लिखी हुई है, आधी पोयम में ये खत्म हो जाने के बाद लिखूंगी। तो आइए सबसे पहले मैं यहाँ पे पूरी पोयम टेक्स्ट बुक से पढ़ लेती हूँ। पेज नंबर आप लोग भी 65 निकालिए। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा, वे आए घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं। वे झुंझला कर बोले तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनाधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। वे मुस्का कर बोला अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है। मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है। परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। वे गरज कर बोले हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पिपियों की को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देख कर मेरे घर ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझाया गया और उनके बीच सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते, अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो
तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए, पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो लगवा दीजिए। गौरी बैठी छत पर से यह कविता यहाँ पर ली गई है, बहुत सुंदर तरीके से यह कविता ली गई है। तो आइए छात्रों, सबसे पहले हम यह कविता का अर्थ देखेंगे। अब 1 बाय 1 मैं इस कविता में पहले तो सारे शब्दार्थ बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको एक एक अर्थ बताऊंगी। देखिए मैं कुछ लाइंस पढ़ती हूँ, वह आप पहले सुन लीजिए। ये लाइंस पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, आयकर विभाग वाले कर चोरी करने वालों को और नाजायज ढंग से संपत्ति अर्जित करने वाले लोगों के घर पर और कार्यालय पर छापा मारते हैं। कवि के घर पर छापा पड़ा है तो कवि मांग की गई वस्तुओं को साहित्य के इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों से जोड़कर व्यंग्योक्ति में जवाब देते हैं। यह कविता क्या है, उनको जो आयकर टैक्स विभाग वाले जो व्यक्ति हैं वो बोलते हैं कि तुम चांदी दो, तुम सोना दो, तुम्हारे पैसे अर्थ दो, और कवि बहुत लाजवाब तरीके से कविताओं से रचे व्यंग्यात्मक आंसर उन्हें देते हैं। यह सारी बातें हमें यहाँ पे देखनी है। अब सबसे पहले मैं कुछ लाइन्स पढ़ूंगी। मेरे घर पर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा, वे आए घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरी आंखों में कई रात से सोया नहीं। वे रोश में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण, मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अर्थ देख लीजिए, छापा यानी धावा, सोना एक धातु है और सोना इस वर्ड का अर्थ है नींद। आपको छात्रों क्वेश्चन आ सकता है एक ही शब्द के 2 मीनिंग्स, तो आप यह सारे मीनिंग्स लिख लीजिए। सोना यानी एक धातु, सोना यानी नींद, सुवर्ण अक्षर, और सुवर्ण यानी सोना भी होता है, 2 इसके भी अर्थ है। रोष यानी क्रोध, काव्य यानी कविता। ठीक है, यहाँ तक हमने सारे शब्द देख लिए। देखिए कवि कहते हैं कि मेरे घर पर आयकर का छापा पड़ा है, वह कोई छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा छापा पड़ा है। अधिकारी मेरे घर पर पूछताछ करने के लिए आ गए हैं और वे सीधे मेरे घर में घुस गए हैं और पूछने लगे सोना कहाँ रखा है, पहले सोना निकालो। तो यहाँ पर कवि उन्हें जवाब देता है सोना वह तो मेरी आंखों में है, कई रातों से मैं क्या नहीं हूँ, सोया नहीं हूँ। मतलब अधिकारियों को इस पर गुस्सा आता है, वे प्रश्न को और स्पष्ट करते हैं स्वर्ण दो। उन्हें लगा ये ऐसे ही मजाक बना रहा है तो सोने की जगह क्या वो कहते हैं कि स्वर्ण दो। तो लेखक स्वर्ण को सुवर्ण से जोड़ते हुए जवाब देते हैं कि सुवर्ण तो उन्होंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, वे उन्हें कैसे सौंप दें। मतलब वो अपने शब्दों को सुवर्ण भरे अक्षर कह रहे हैं और साथ ही साथ सोना इस वर्ड से अपनी आंखों की नींद के बारे में बात कर रहे हैं। इस तरह वो उनका उपहास भी करते हैं और उनका सही तरीके से आंसर भी देते हैं। अब आगे वे झिंझला कर बोले तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनाधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है। मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है, परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करूंगा तैयार। देखो यहाँ पे झुंझला कर चिढ़कर, बिखरे फैलाए, अनाधिकृत जिस पर हमारा अधिकार नहीं है, ऐसी चीजों को अनाधिकृत कहा जाता है। अर्जित प्राप्त किया हुआ,
अर्थ, एक शब्द का अर्थ होता है संपत्ति और दूसरे जो साहित्य के जो अर्थ होते हैं उसका मतलब होता है। कड़ककर तेज स्वर में, चांदी धातु और दूसरा चांदी है बालों की सफेदी। ठीक है, इसका ये जो नोट है, नोट में दो तरह के अर्थ दिए गए हैं। एक नोट का अर्थ होता है रुपए और दूसरे नोट का अर्थ होता है परीक्षा के नोट की गई टिप्पणी। देखिए यहाँ पे मैं 2-3 शब्द में लिख देती हूँ ताकि आप ये पूरे शब्दार्थ लिख पाए जहाँ तक मैंने लिखा है। देखिए यहाँ पे है उद्भ्रांत, हैरान। उद्भ्रांत का अर्थ होता है हैरान या परेशान। और नोट के दो अर्थ हैं। रुपये वाला नोट, रुपये वाला नोट, और नोट का दूसरा अर्थ है परीक्षा का नोट। जो हम निकालते, पॉइंट्स निकालते हैं ना एग्जाम के लिए, वह नोट्स। ठीक है, आप ये पूरे शब्दार्थ यहाँ तक के लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सब पढ़ा है कि यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है। परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करूँगा या करूँगा तैयार। देखो अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि उन्होंने सोना पूछा तो कवि ने कैसा जवाब दिया। अब वह फिर झुंझला रहे, चिढ़ रहे और तुम समझे नहीं। लेकिन कवि से कह रहे हैं कि तुम समझे नहीं हम क्या कहना चाहते, हमें तुम्हारा अनाधिकृत मतलब गैर कानूनी, ऐसा भी अर्थ हो सकता है जिस पर आपका अधिकार नहीं है, काला धन, हमें तुम्हारा अनाधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। अर्थ का मतलब होता है पैसा, धन। तो वो कहते हैं, मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नहीं कविता में है, मेरी कविता को पढ़िए, आपको बहुत सारा अर्थ मिल जाएगा। तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो, और अगर आपको वो अर्थ मिल जाए तो आप ढूंढ लीजिए। वे कड़क कर बोले, वो और चिढ़ कर बोले, चांदी कहाँ है। चांदी का मतलब होता है वो एक धातु होता है, राइट। वे भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। जो सफेद बाल होते हैं उसे चांदी उसने कहा है। वे उद्भ्रांत होकर बोले, आप लोग बहुत परेशान हो गए, हैरान हो चुके हैं। वह फिर से पूछने लगे, तुम्हारे नोट कहाँ है। फिर वह बोला, परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करूँगा। परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करूँगा, क्या करूँगा, तैयार। तो छात्रों, इस तरह अधिकारी कवि का जवाब सुनकर झुंझला कर कहते हैं, तुम हमारी बात नहीं समझ रहे हो, और अच्छा ये जो तुमने अनाधिकृत रीति से जमा किया है उस पर कवि क्या कहते हैं कि अर्थ का मतलब धन है, ऐसा वो बताते। लेकिन कवि बोलते हैं कि जो अर्थ आप ढूंढ रहे हो मेरी कविताओं में आपको मिल जाएगा, आप उन कविताओं को पढ़ लीजिए। वह फिर पूछ रहे, चांदी का है। तो चांदी का अर्थ होता है वैसे तो एक धातु, लेकिन वो कहते हैं कि आप मेरे बालों में धीरे धीरे आ रही है वह सफ़ेद चांदी। और फिर वह नोट के बारे में कड़क कर पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि नोट जो हम परीक्षा में विद्यालय संबंधी परीक्षा के नोट जोड़कर जवाब देते हैं, परीक्षा के नोट तो परीक्षा से 1 महीने पहले ही वह बनवाएंगे। तो छात्रों, यहाँ तक हमने यह कविता देखी है, अब और आगे भी देखेंगे। देखिए छात्रों, आगे के जो दोहे हैं या जो लाइन से वो मैं पढ़ रही हूँ, यहाँ पे बताया गया है, वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं गरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पिपिया को टटोला। देखिए यहाँ तक हम पहले पढ़ लेंगे। तो देखिए,
अब जैसे कि वो अधिकारी जी आए हैं तो यहाँ पे पहले अर्थ देख लो। गरजना, जोर से कड़क कर बोलना। मुद्रा के दो अर्थ है, एक है मुख मुद्रा, दूसरा है मुद्रा यानी सिक्का। ठीक है। नोचना, वस्तु का खींचना, और पिपिया यानी डोल के आकार के लोहे के बने हुए छोटे पात्र। टटोलना, उंगलियों से छूकर पता लगाना। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, वे फिर से गरज कर बोले हैं। कवि का जवाब सुनकर वो गरजते हुए बोले हैं। हमारा कहने का मतलब है कि मुद्रा कहा है मतलब पैसों के सिक्के कहा है। कवि इसका अर्थ मुद्रा से जोड़कर, मुख मुद्रा से जोड़कर कहता है कि मुद्राएं, जो मुद्राएं है आप मेरे मुख पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए। शयन कक्ष, शयन कक्ष यानी क्या, सोने का जो कमरा होता है, बेडरूम, उसे कहते हैं शयन कक्ष। वहाँ वो घुस गए और क्या करने लगे, फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। रुई कपास, कॉटन जिसे हम कहते हैं। उन्होंने टूटी अलमारी को भी खोला, उसमें भी पूरी जो क्या कहेंगे निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन है वो कर लिया। रसोई की खाली पिपिया को टटोला, रसोई में कुछ खाली पिपिया पड़ी थी वह भी टटोली। बच्चों की गुल्लक तक तोड़ डाली। गुल्लक यानी मिनी बैंक या जिसमें धन का संग्रह किया जाता है, ऐसा मिट्टी का बर्तन, वह तक उन्होंने टटोल डाली बच्चों की। पर सब में मिला एक तत्व ही खाली। पर सब में क्या मिला है, एक ही तत्व मिला है। वह भी कैसे मिला है, पूरी तरह वह तत्व खाली था। यहाँ तक हमने देखा। अब आगे मैं पढ़ूंगी। कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्यकांड। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उनके बीच सूची हृदय में रौद्र की जगह करुणा रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। देखिए यहाँ पे गुल्लक यानी मैंने बताया कनस्तर, टीन का चौखटा पीपा, मटका यानी मिट्टी का घड़ा, शून्य ब्रह्मांड, रिक्त संसार, अरण्य कांड, बिखरा हुआ, मुरझाना, उदासी का संकट होना। ठीक है, उदासी प्रकट होना। सॉरी, यहाँ पे मैं ठीक से लिखती हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है, वो बहुत नीचे है, इस कारण मैं लिख नहीं पा रही हूँ। प्रकट, उदासी प्रकट होना, रौद्र पूर्ण, और करुणा यानी दया। तो देखिए यहाँ पे कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने उनके घर में पड़े कनस्तरों और पानी रखने के मटकों को सबको टटोल डाला। सबको उंगलियां डाल डाल के चेक कर लिया कि इसमें कुछ मिल रहा है या नहीं, पर उन्हें सब कुछ क्या मिला, खाली मिला। वे कहते हैं अधिकारियों ने मेरे घर की ऐसी निर्जन दृश्य देखा तो खिला हुआ चेहरा भी उनका क्या हो गया, मुरझा गया। मेरे घर में ऐसा अरण्यकांड देखा, अरण्यकांड, बिखरा हुआ वह सब कुछ सामान देखा, कुछ भी नहीं था उनके घर में, वह सब देखा तो उनका खिला हुआ चेहरा क्या हुआ, मुरझा गया। और उनके बीच सूची हृदय में, और क्या हुआ, उनके हृदय में उनका जो गुस्सा था वो अपने आप शांत हो गया और गुस्से की जगह करुणा रस समा गया। उनको मुझ पर दया आ गई, मेरे उस परिस्थिति पर दया आ गई। और वह उनसे क्या मांगने लगे, क्षमा मांगने लगे और कहने लगे कि हमें क्षमा कर दीजिए, हमें किसी ने क्या दी थी, गलत सूचना दी हुई थी। यहाँ तक हमने देखा और आगे देखेंगे, बहुत बड़ी पोयम है। देखिए छात्रों, हमने आगे के जो पंक्तियां है वो लिखी हुई है। यहाँ पे वह जो अधिकारी जी वो कहते हैं कि वह मतलब उनसे क्षमा मांगने लगे। बाद में अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापिस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए, सिर मत सुनिए, मेरी बात, एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते, मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते,
अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ क्यों देकर नहीं जाते। देखिए यहाँ पे सिर झुकाना, शर्मिंदा होना, सिर धुनना, पश्चाताप के कारण दुख प्रकट करना। तख्त यानी लकड़ी का बना हुआ तख्त। तो यहाँ पे वह अपनी असफलता के कारण सिर झुकाकर वापस जाने लगे कि उन्हें किसी ने गलत सूचना दी थी और इस व्यक्ति के घर में तो कुछ भी धन नहीं है, उल्टा यह व्यक्ति बहुत गरीब है। यह सब देखकर वह जाने लगते हैं सिर झुकाकर। उसी वक्त कवि उन्हें क्या करते हैं, रुकाते हैं, ठहरे हैं और सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप क्या कर जाते, ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल भी धन नहीं है तो आप मुझे कुछ क्यों देकर नहीं जाते। अब होता तो ले जाते, फिर अब नहीं है तो आपको देना चाहिए। ऐसा वो उनसे कह रहे हैं। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं। आपका नियम है, आपका रूल है कि जिनके घर में सोने चांदी के सोफे हैं या बहुत ज़्यादा धन है उनका आप ले जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को भी कुछ नहीं है उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। बहुत सुंदर तरीके से कही है यहाँ पे, अपनी मन की बात उन सब लोगों से कही है। तो छात्रों, इस तरह यह कविता हमने बखूबी ढंग से सीखी है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप फीडबैक द्वारा पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इस पोयम में जो मैंने एक अर्थ के जो शब्द आप लोगों को दिए हैं उन सभी को आपको स्पेशली एक नोट पे लिखना है, क्योंकि सिमिलर वर्ड या फिर एक भिन्न अर्थ के एक अर्थ के भिन्न शब्द या भिन्न अर्थ के एक शब्द, ऐसा कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न आपके लिए पूछा जा सकता है। और बाकी आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो आप फीडबैक द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।